सभी को एस्ट्रो सुनील चोपड़ा का नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग मेरे क्लास में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम तीसरे दिन पर हैं, तो तीसरे दिन की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग बेसिक चीजें कर रहे थे। आज हम कुंडली प्रोडक्शन की बात ही करेंगे कि कुंडलियों का प्रोडक्शन कैसे करना, जो कि हमारा टॉपिक था मेन। 2 दिन हमने इसलिए बेसिक पढ़ाई है कि उसी के आधार पर प्रोडक्शन होता है, वो वेस्टेज नहीं गया। लेकिन आधार वही है, जो चीजें मैंने आपको 2 दिन बताई हैं, उन्हीं 2 दिन के आधार पर, जिसमें कि भाव, राशि, ग्रह, नीच भंग, राजयोग, ये सारी चीजें जो थी, इसी के आधार पर ही प्रोडिक्शन करते हैं। उसके रूल है। आज मैं आपको एक ऐसे 11 रूल बताने वाला हूं, चाहे तो आप नोट कर लें। ये 11 रूल के हिसाब से अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, और आप उसके आधार पर बिल्कुल सही प्रोडक्शन देंगे और जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है, तो आज हम उस रूलों के हिसाब से बात करते हैं। आपको पीपीटी भी मैं दिखाता जाऊंगा, वो शेयर करता हूं मैं पीपीटी। आपको दिखाई दे रही है मेरी पीपीटी आपको? हाँ जी सर। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब पत्रिका हमारे सामने आती है, जब हम जन्म कुंडली अपने सामने रखते हैं, तो सबसे पहले हम लग्न का अध्ययन करते हैं। लग्न हमारा एक विशेष भाव होता है, जिससे हम बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगाते हैं। मतलब एक व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण लग्न से ही लगता है। बाकी जो भाव है वो तो सिंगल सिंगल पार्ट है, लेकिन लग्न जो है इनॉल है। इनॉल मतलब पूरा चारों तरफ का व्यक्ति का पूरा वर्णन, कि कैसा व्यक्ति होगा, कैसा रहेगा। तो लग्न को देखने समय हमें सबसे पहले ये देखना है कि लग्न में राशि कौन सी है। सबसे पहला काम, लग्न के अंदर राशि कौन सी है और उसका स्वामी किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न का जो स्वामी होता है, जो राशि होती है, उसको हम लग्नेश कहते हैं। नाम जो हमने दिया हुआ लग्नेश, जब हम चर्चा करेंगे उसमें हम लग्नेश बोलेंगे। इस तरह से सबके नाम है। लग्न का लग्नेश है, द्वितीय का द्वितीयेश है, तृतीय का तृतीयेश है, चतुर्थ भाव का चतुर्थेश है। ये संस्कृत शब्द है, जो जिन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ने इस संस्कृत में लिखा है, क्योंकि पहले संस्कृत ही चलती थी, तो संस्कृत के आधार पर इस तरह से एश शब्द लगाकर हम उसके स्वामी को रखते हैं। तो हम सबसे पहले हमने लग्न देखा, लग्न का स्वामी देखा, और स्वामी की स्थिति क्या है, किस भाव में बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है। स्थिति मतलब अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, बुरे भाव के साथ बैठा है, उनकी दृष्टियां अच्छी हैं या नहीं। ये सबसे पहले काम हमको ये करना, ठीक है। तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, लग्नेश जन्म पत्रिका में किस भाव व किस राशि में स्थित है। जो लग्नेश है, लग्न का जो स्वामी है, किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है, यह भी देखना कि जिस भाव में बैठा उसकी राशि क्या है। दूसरा यह है, लग्नेश पर पड़ने वाली शुभ एवं पाप ग्रहों की दृष्टि और लग्नेश की अवस्था। लग्नेश पर, लग्नेश मतलब लग्न का जो स्वामी है। मान लीजिए मेरे जैसे आपने कल कुंडली दिखाई थी, लग्नेश जो था मेष राशि थी, मेष राशि का स्वामी सेकंड भाव में बैठा था। कल आपने देखा था सेकंड भाव में मंगल बैठा था, जिससे नीच भंग राजयोग बन रहा था। तो लग्नेश का स्वामी जो है सेकंड भाव पर था, और सेकंड भाव में किसकी राशि थी? वृषभ राशि, शुक्र की राशि में बैठा था। समझ में आ गई? लग्नेश पर पड़ने वाली शुभ एवं पाप ग्रहों की दृष्टि, लग्नेश की अवस्था, और लग्नेश की अन्य ग्रहों से युक्ति। क्या मंगल के साथ में कोई और ग्रह बैठा है या नहीं, उसके साथ में युति किसकी हो रही है, किसके साथ में? लग्नेश से, ना कि लग्न से। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के लिए भाव एवं भाव के स्वामी की स्थिति देखना। भाव मतलब लग्न या दूसरा भाव या तीसरा भाव, जो भी भाव होता है, उसके स्वामी की पोजीशन क्या है। जब भी हमें किसी घटना या किसी बात का अध्ययन करना होता है, तो उस भाव को हम, उस भाव के स्वामी की स्थिति का भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि किसी ने, जैसे कल बात चल रही थी संतान के बारे में,
संतान के बारे में कोई सवाल आता है तो हम देखेंगे संतान का भाव कौन सा है। संतान का भाव पंचम है, ठीक है। पंचम है, उसका स्वामी कौन है और स्वामी कहां बैठा है, किस भाव में जाकर उसका स्वामी बैठ गया है और वो किस पोजीशन पर है। क्या उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं या उसके साथ कोई ऐसा शत्रु ग्रह या मित्र ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टियां हैं, ये अध्ययन हमें करना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं 11 बिंदु बताने वाला हूं कि अब ये दो चीजें देखने के बाद जब हम भाव का भावेश देख लेंगे, भाव को भावेश बोलते हैं, भावेश मतलब भाव का स्वामी, भाव में ग्रह और भावेश का स्वामी देख लिया कहां बैठा है, तो उसके बाद में हम एक 11 बिंदु में बताने वाला हूं जिसको आप नोट कर सकते हैं। मैं बड़े प्यार से बताऊंगा। विभा जी कह रही थी धीरे धीरे बोला करो, तो मैं धीरे धीरे बोल के बता रहा हूं क्योंकि ये मेन 11 के 11 पॉइंट है। ये समझ में नहीं आया तो आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, आपके प्रोटेक्शन अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे आराम से बता रहा हूं। सबसे पहला नियम लिख लीजिए, भाव का बल देखिए कि भाव बली है या नहीं है। दूसरा है, भाव में स्थित ग्रह का विचार करो, मतलब जो भाव है उसके अंदर ग्रह कौन कौन से बैठे हैं। अच्छे ग्रह है, बुरे ग्रह है, शुभ ग्रह है, पापी ग्रह है, ये आप सब जानते ही हो, सारे में बता चुका हूं। तो भाव की स्थिति पर विचार करना है कि भाव कैसा है। तीसरा, भाव में शुभ या अशुभ ग्रह की स्थिति पर विचार करिए कि जो भाव में ग्रह बैठा है क्या वो शुभ है या अशुभ है। शुभ मतलब शुभ ग्रह है, जिस तरह से अपना शुक्र है, चंद्रमा है, गुरु है, ये शुभ ग्रह आते हैं। और उधर से पापी ग्रह मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, क्रूर ग्रह सूर्य है। कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है, ये चीजें लाइन से करके आप अपने कॉपी पे लिखते जाएं। जब आपकी कुंडली आपके पास आती है तो ये चीजों का अध्ययन करना स्टार्ट कर दे। भाव का बल देखें, क्या है लिख दो। भाव में स्थित ग्रह कौन कौन से हैं लिख लो। भाव में शुभ या अशुभ ग्रह है वो नोट कर लो। और चौथा है, यदि भाव में लग्नेश स्थित हो तो उसके प्रभाव पर विचार करो, क्योंकि इसका बड़ा मान्य रहता है कि अगर किसी भी भाव में जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी आप प्रोडक्शन देने वाले हैं, उसमें अगर लग्नेश बैठ जाता है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो उसका अध्ययन करो, क्या उस भाव के अंदर लग्नेश बैठा है, ये आप देख लो, नोट कर लो कि हाँ लग्नेश है या नहीं है। फिर पांचवा आता है कि भाव में कोई ग्रह हो, सबको म्यूट कर दीजिए पहले, ऑल म्यूट। रतन जी ऑल म्यूट कर लीजिए। सपना जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। विभा जी आप भी म्यूट कर लीजिए। ओके सर। भाव में कोई ग्रह हो तो उस ग्रह का बल, बल से मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, बल में शब्द बोल रहा हूं। बल से मतलब है कि वो ग्रह नीच का है या वो ग्रह उच्च का है, ठीक है, या वो ग्रह जो है कम डिग्री का है या अधिक डिग्री का है, या 2 या 4 डिग्री है। कम डिग्री मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो नेचुरली उसका बल कम होगा, बचपना है उसमें। या अधिक डिग्री है 27, 28, 30, तो वो वृद्ध है, दूसरे भाव में जाने के लिए तैयार है। इस तरह से उसका बल देखा जाता है। और शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो मजबूत है, उच्च राशि में बैठा तो और अच्छा बलवान है, केंद्र भाव में बैठा है तो और अच्छा बलवान है। जैसा कि मैं आपको कल बताया था, केंद्र में सभी से बल, उच्च राशि में हो और केंद्र में बैठा हो तो ग्रह बहुत ज्यादा बलवान होता। उसके बाद आता है त्रिकोण में, लग्न में पंचम भाव और नवम भाव में हो तो ग्रह उसके बाद का बली होता है, मतलब केंद्र से कम, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी शत्रु राशि में है, नीच राशि में है या उच्च राशि में है, इससे हम बल का अंदाजा लगाते हैं। इस तरह से मैं बल शब्द बोल रहा हूं तो आपको बल शब्द से अंदाजा हो जाना चाहिए कि बल का मतलब क्या है। तो ये 5 है,
एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं अगली स्लाइड जाने से पहले, भाव का बल देखें। भाव का बल कैसे देखेंगे? भाव का बल देखने के लिए भाव में स्थित ग्रहों पर विचार करना होगा आपको। कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ है अशुभ है, और भाव में शुभ या अशुभ ग्रह की स्थिति पर विचार करो कि उसके भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो वो क्या दे रहा है, अशुभ ग्रह बैठा है तो वो क्या दे रहा है। और यदि भाव में लग्नेश बैठा है तो उस पर विचार करो कि लग्नेश है, अच्छे फल दे सकता है। और भाव में कोई ग्रह हो तो उस ग्रह का बल उच्च का है, नीच का है, इस तरह से उसके विचार करने हैं कि उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मित्र राशि में है, सब राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, त्रिक भाव में है, कहां बैठा। ये 5 चीजों का अध्ययन सबसे पहले आपको करना है। अब मैं आता हूं 6वीं चीज पर। छठवां रूल, भावस्थ ग्रह मतलब भाव में उपस्थित ग्रह। भावस्थ ग्रह त्रिकोण, केंद्र, त्रिक आदि स्थानों के स्वामी का विचार भी करना चाहिए, जो मैं अभी बता रहा था कि भाव में उपस्थित ग्रह त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिक भाव में बैठा है, या किस स्थान पर बैठा है। हर जगह बैठने के अलग अलग फल होते हैं। केंद्र में सबसे अच्छे फल, त्रिकोण में उसके बाद के फल, त्रिक भाव में खराब फल। नंबर 7, भाव में किसी ग्रह की दृष्टि शुभ या पापी ग्रह की है या नहीं, इस पर आप विचार करें। भाव में किसी ग्रह की दृष्टि, कोई शुभ ग्रह देख रहा है या पापी ग्रह देख रहा है, इस पर विचार करना कि वो ग्रह कौन सा है, कैसा है, अच्छा है या खराब है। धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, इसलिए आराम से लिखिए। नंबर 8, फिर भाव में स्थित अनेक ग्रहों के योगों पर विचार करना चाहिए। योग का मतलब समझते हैं, योग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल आपको सारे योग बताऊंगा। पहले आप प्रोडिक्शन करना सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद में योग आते हैं कि कौन सा योग कुंडली में है। जिस तरह से नीच भंग राज योग बताया था मैंने, इस तरह से महालक्ष्मी योग, गुरु चंडाल योग, बुध आदित्य योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, सूर्य से बनने वाले योग, इस तरह से कई प्रकार के योग होते हैं। तो उन योगों के बारे में भी मैं आपको बताऊं। तो ये देखना है कि भाव में जो स्थित ग्रह हैं उनके योग क्या हैं। क्या वो नीच है तो नीच भंग कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई महालक्ष्मी योग बना रहा है या पाप ग्रह है, गुरु राहु बन गए हैं तो चंडाल योग बना रहा है। इस तरह से योगों को देखना, और योगों का बहुत महत्व है, क्योंकि देखने में ग्रह कभी कभी खराब दिखते हैं लेकिन होते नहीं। जैसे कल चर्चा चल रही थी, चंद्रमा अष्टम भाव में नीच का है, लेकिन नीच का प्रभाव नहीं दे रहा, वो नीच भंग राजयोग हो गया तो राजयोग दे रहा। इस तरह से हम योगों का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम जो भाव का अध्ययन कर रहे हैं, हमें जो खराब दिखाई दे रहा है, क्या वो शुभ फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है। हाँ, मेरा उसमें फ्लैट है 806। हाँ जी, तो उसका क्या पोजीशन का क्या, अब नवम पे आते हैं। मिलने वाला है या नहीं, सॉफ्ट पोजीशन। अब भाव में उसके स्वामी की स्थिति, भाव का जो स्वामी है, भावेश जिससे कहते हैं, उसकी स्थिति क्या है और उसके ऊपर दृष्टि संबंध क्या है। जो भाव का स्वामी है, जहां बैठा है, उस पर कौन कौन सी दृष्टियां आ रही, उस पर अध्ययन करेंगे। 10वां है राहुल नहीं है, भाव के स्वामी का परिवर्तन योग। जो कल बात चल रही थी, कोई पूछ रहा था, परिवर्तन योग। अगर कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है, उसका स्वामी उस ग्रह के भाव में बैठ जाए तो उसे परिवर्तन योग कहते हैं। मान लो छठे भाव में बुध बैठा है, वो तो एक ही हो गया। तुला राशि में अगर बुध बैठा है, तुला में, और उधर जो है आपका शुक्र है, शुक्र बुध की राशि में बैठा, मतलब कन्या राशि में, कन्या राशि में बुध है, तुला राशि में शुक्र है,
तो क्या है, वो उसके घर बैठा है, वो उसके घर बैठा। इसे परिवर्तन योग कहते हैं, राशि परिवर्तन योग। मतलब ये कि तुम मेरा घर बिगाड़ोगे, मैं तुम्हारा बिगाड़ दूंगा। ऐसे ही शनि सूर्य का होता है। सूर्य अगर शनि की राशि मकर में बैठ गया और शनि जो है सूर्य की राशि में बैठ गया, यहां कोई खराब नहीं होगा। सूर्य कहेगा तू मेरे घर में खराब करेगा, मैं तेरे घर में बिगाड़ दूंगा। तू मेरे प्रभाव को कम करेगा, बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, मैं तेरे बच्चों को डिस्टर्ब कर दूंगा। तो राशि परिवर्तन जब योग हो जाता है, एक राशि का ग्रह दूसरी राशि में, उसका ग्रह इस राशि में, तो अच्छे फल आने लगते हैं, वो फल खराब नहीं करते। इसीलिए परिवर्तन योग भी देखना आवश्यक होता है। अब 11वां और लास्ट, भाव के कारण ग्रह की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। जो भाव है वो भाव का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या देता है। चतुर्थ भाव से क्या मिलता है हमें, किस अंक का मालिक है चतुर्थ भाव, उसके कारक ग्रह कौन कौन से हैं, वो भाव हमें क्या फल देता है, चौथा भाव या पांचवा भाव। भाव के भी डिटेल हमें पता होना चाहिए। ये 11 चीजें अगर आप लाइन से देखते हैं प्रोडिक्शन करने के लिए, तो आपके सारी चीजें निकल आएंगी, आप बिल्कुल अच्छा फलित करेंगे। ये 11 रूल है जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, इसी के आधार पर पूरा प्रोडक्शन होता है। शॉर्ट में बोलता हूं मैं, ये 11 को मैं कंक्लूड करता हूं। 11 को कैसे कंक्लूड करता हूं, कोई भाव है, जैसे एक प्रश्न ले लेता हूं मैं आपका, आप बताएं या मैं बता देता हूं। प्रश्न हम ले लेते हैं धन के ऊपर। धन, तो धन के लिए हम क्या करेंगे, किसी ने प्रश्न पूछा, हमारे पास पैसा नहीं टिकता, धन की आमदनी हमारे पास नहीं है, धन नहीं आता। ये सवाल लेके एक जातक आपके पास आया और अपनी कुंडली दे दी उसने, तो क्या करेंगे आप, सीधे आपकी निगाह दूसरे भाव पे जानी चाहिए। दूसरा भाव धन का भाव। अब ये देखिए कि दूसरे भाव में राशि कौन, कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए सिंह राशि या वृश्चिक राशि है। अब मान लीजिए अगर सिंह राशि है तो सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। अब देखिए सूर्य कहां बैठा है, किस भाव में बैठा है। मान लीजिए सूर्य केंद्र में बैठा है, चौथे भाव में। अगर चौथे भाव में सूर्य बैठा है तो सूर्य के साथ कौन बैठा है, कोई और ग्रह है क्या। अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए सूर्य के साथ, तो सूर्य अच्छा है और उसको वहां पर धन के अच्छे फल देगा। अगर सूर्य के सामने 10वें भाव में राहु बैठा है, अब क्या हुआ, राहु ने सूर्य को देखा, सूर्य खराब हो गया, द्वितीय भाव का भावेश पीड़ित हो गया, धन में कमी, मान सम्मान में हानि, तो आपको धन की नहीं मिलेगा। अब देखिए उसके अंदर ग्रह कौन सा बैठा है दूसरे भाव में, क्या वो ग्रह शुभ है या खराब है या पापी ग्रह है। शुभ ग्रह है तो आपको धन अच्छा देगा, लेकिन उतना नहीं देगा क्योंकि उसका भावेश जो है, भाव का स्वामी जो है वो खराब है, पीड़ित है, इसलिए अच्छा नहीं देगा। अगर कहीं 12वें भाव में बैठ गया तो धन आएगा और चले जाएगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का। मान लो द्वितीयेश 12वें भाव में बैठ गया तो आपके धन का व्यय करेगा। और क्या दूसरे भाव पर किसी और की दृष्टि है, क्या कोई अच्छा योग बन रहा है, क्या कोई परिवर्तन योग बन रहा है। दूसरे भाव का स्वामी ऐसी जगह बैठा है जहां जिसका स्वामी इधर है। ये चीजों का अध्ययन आप कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर भाव में ग्रह शुभ है, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, केंद्र भाव में हो तो अच्छे फल देते हैं, और अगर त्रिक भाव में हो 6, 8, 12 में तो बुरे फल देते हैं। त्रिकोण में हो तो केंद्र से कम फल देते हैं। ये वर्णन है इसका। 12 का 11 12 भाव है और 11 नियम।
समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। दोबारा से विचार करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप कहो तो मैं जितनी बार मर्जी इसको बता सकता हूँ। एक बार फिर सर repeat कर दूं। आपकी कुंडली से पूछूं? आप पूछ लीजिए। जैसे आपके सेकंड हाउस में वृषभ राशि मंगल है में, हाँ जी, और मंगल ग्रह बैठा है। हाँ। अब हम देखेंगे कि शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र फोर्थ हाउस में आ गए। फोर्थ हाउस में आ गया। किसके साथ बैठा? फोर्थ किसके साथ है? सूर्य ये के साथ। सूर्य के साथ। हाँ जी। सूर्य उसका दुश्मन ग्रह है। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ। यहाँ पे शुक्र पीड़ित हो गया। अच्छा। शुक्र पीड़ित हो गया, मतलब हाँ, ये कि शुक्र दुख के पीड़ित। भाव का आवेश पीड़ित हो गया। हाँ। अच्छा। और उसमें कौन बैठा है? मंगल। मंगल खुद हाँ क्रूर ग्रह है। हाँ। मतलब ये कि पैसा आएगा आपके पास, टिकेगा नहीं, अच्छा। क्योंकि उसका भावेश भी पीड़ित है और दूसरे भाव का स्वामी भी ग्रह भी मंगल है। हाँ। और ना इसलिए कोई इसका ना कोई इसका राशि परिवर्तन योग बन रहा है। अब योग देख लीजिए, कोई योग नहीं बन रहा है इसका फल देने का। और वो भी लेकिन शुक्र जो है केंद्र भाव में जरूर है। हाँ, केंद्र सूर्य भाव में है शुक्र। तो पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चा होता है, खर्च होता रहेगा। अच्छा। इस तरह से हम उसका वर्णन करेंगे। और कोई पूछ रहा था, हाथ किसी का खड़ा था। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। अच्छा, सर आप हम लोगों की पूछ समझ रहे थे में वो जो अभी सबके आपने तो 11 सूत्र दिए। जी सर हमने हाथ खड़ा किया था, हाथ खड़ा किया था। जी जी। अभी आपने जो पूछिए। 11 सूत्र बताए हैं उसमें 11वें को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, लास्ट वाले को। लास्ट वाले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट वाला तो सिंपल ही था, कोई ऐसा कोई खास नहीं था। भाव के कारण ग्रह की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उस भाव के अंदर जो उसके फल हैं, उसमें ग्रह क्या करता है। मतलब ये कि जैसे हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं, तो हम सारे ग्रहों को 12 भाव में घुमाते हैं। ठीक है। प्रथम भाव में सूर्य क्या फल देगा, दूसरे में क्या देगा, तीसरे में क्या देगा, चौथे में क्या फल देगा, पांचवें में क्या फल देगा। भाव के कारण ग्रह से क्या फल निकलेगा, किस भाव में ग्रह अच्छा होता है, किस भाव में खराब होता है। छठे भाव में आ जाएगा, उस भाव के ग्रह के फल खराब हो जाएंगे। केंद्र में चला जाएगा, उस भाव के ग्रह के खराब होते हुए भी फल तो देगा। त्रिकोण में चला जाएगा तो भी फल देगा। इस तरह से भाव कौन सा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जिसके बारे में प्रश्न है जातक का, तो वो भाव जो है उसपे जो ग्रह है वो क्या स्थिति में रहता है, उसमें अच्छा है या बुरा है, और वो भाव का क्या कारण है। ये सारी चीजों का निचोड़ निकाल के फिर हम उसको प्रोडिक्शन देते हैं। थैंक यू सर। इसके ऊपर किसी ने प्रश्न करना हो? सर अगर ये आपका शुक्र वीनस जो है 8th हाउस में जाता तो पीड़ित हो जाता, खराब हो जाता, और क्या। ओके। 8th हाउस में तो कोई भी ग्रह जाएगा तो पीड़ित हो जाएगा। 6, 8, 12 त्रिक भाव है। त्रिक भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो होगा। अष्टम भाव में तो शुक्र वैसे ही पीड़ित हो जाता है, तो हमें खराब आदतें लग जाती है। अगर शुक्र अष्टम भाव में होता तो गलत आदतों में चले जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी कर रहे होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अष्टम भाव ही तो हमारा एस्ट्रोलॉजी का भाव है। वहां चंद्रमा बैठा है, राजयोग दे रहा है, तभी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। अगर चंद्रमा वहां नहीं होता और शुक्र आ जाता तो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी क्या 5-7 मिनट रह गए हैं, मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूं इससे पहले अपन इस पे कर लेते हैं। अब ये बंद हो जाएगा और बंद होके उसी आपको लिंक को दोबारा से क्लिक करना है, वो उठेगा। तब तक मैं एक चीज आपको बता देता हूँ दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले। मैं एक कोर्स और लॉन्च कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। जिन लोगों को अच्छी तरह से पूरी की पूरी चीजें जो इसे मैं पढ़ाया अभी, ये सारी चीजें विस्तार पूर्वक जाननी है, विस्तार से जानना है, हर चीज के बारे में जानना है,
उसके लॉजिक के बारे में जानना है, नवमांश, अष्टक वर्ग, चलित भाव, निरयन भाव, ठीक है, महादशाएं कैसे निकाली जाती है, अपना ये जो भोग्य काल क्या होता है, और अंतरदशा कैसे निकलती है, सूक्ष्म दशा कैसे निकलती है, प्राण दशा कैसे निकलती है, ये सारी चीजों का वर्णन मैं अपने 21 दिन के कोर्स में देने वाला हूँ। और ये अगला अगस्त में 2 अगस्त को मैं स्टार्ट करूंगा। मेरा जन्मदिन है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। तो उसके श्रीमती अग्रिम बधाइयां आपको। तो 2 अगस्त को मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। 21 दिन का कोर्स होगा ये। 21 दिन में ये कोर्स करूंगा मैं, और ये मैं ग्रुप में भी पढ़ाने वाला हूँ, और 1 to 1 चाहे तो 1 to 1 भी पढ़ सकते हैं। ग्रुप में जो पढ़ाऊंगा उसकी फीस 1100 रुपए होगी, जिसकी सीटें सिर्फ 10 होंगी। 10 लोगों को अपने ग्रुप में रखूंगा। 1100 या 10 लोगों को सर 1100 या 11,000? 1100 आपने 1100 बोला है सर। 11,000 1100 रुपए में पढ़ा रहे 1100 क्यों, 11,000 रुपए? अरे आप 1100 रुपए बोल रहे हो। अच्छा, गलती से बोल गया। 11,000 रुपए उसकी फीस होगी, 1100 नहीं। 3,000 तो इसी की थी, 1100 कैसे होगी? तो 11,000 रुपए उसकी फीस है। 21 दिन का कोर्स है, और उसके बाद 5 दिन प्रैक्टिस है, जिसमें कुंडलियों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस तरह से टोटल 26 दिन का कोर्स होगा, और 1 to 1 में 25,000 का कोर्स है इसी प्रकार। तो ये कोर्स मैं 2 अगस्त से लॉन्च कर रहा हूँ, और 10 सीटें रखूंगा। ग्रुप में जो पढ़ेंगे 10 से अधिक नहीं रखूंगा, क्योंकि 10 लोग सफिशिएंट होते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई हो जाती है। तो जिन लोगों को अगर ज्वाइन करना चाहें, डिटेल करना चाहें, तो कर सकते हैं। वैसे यहाँ सर प्रिया जी 1 to बैठी 1 क्या बता रहे हैं? 1 to 1 मतलब अकेले में करना चाहें तो, ग्रुप के अलावा। अच्छा, यहाँ प्रिया जी बैठी तो है, ये मेरा कोर्स सीख चुकी है। हाँ, 1 मिनट। तो प्रिया जी से पूछ लीजिए आप लोग कि कैसा पढ़ाते हैं। प्रिया जी जरा बता दीजिए, 5 मिनट है मेरे पास। ये पढ़ चुकी है मेरे से अभी 21 दिन का कोर्स, 1 to 1 किया है इन्होंने। हाँ जी, नहीं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब समझ में आता है, और एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। मैं पहली बार भी एक बार कोशिश की थी पढ़ने की, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन अभी इस बार जो 20 दिनों में हमने पढ़ा, अभी जो अंक सर ने लिया था, एक हम फर्स्ट डे को रिवीजन ली थी ना, वो पढ़ने के लिए पूरे 8 दिन लगे थे, मतलब लिखने में, पूरा समझ में आने में। लेकिन वो ऐसे इस तरह से पढ़ाते हैं ना कि वो पूरा दिमाग में फिट हो जाता है, भूलते नहीं हम। मतलब बेसिक मेरा इतना अच्छा है सर की वजह से कि अभी 2 दिन में जो पढ़ा वो मुझे पूरा मतलब क्या बोलते हैं कि मुंह ज़बानी याद है। अगर कोई भी पूछे तो या तुरंत मैं बता सकती हूँ, इतना अच्छे से याद है। तो मैं घोट के पिलाता हूँ, जिससे कहते हैं ना घोट के पिलाना, हाँ। वो पिला देता हूँ, पूरी तरह से समझ में आ नहीं जाता है। आता, वो सिखाते रहते, ये उनका मतलब अच्छी बात है। अगर कोई इसके बाद भी कभी बुलाती है, ये समझ में नहीं आया, मैं जाके इनको बताता हूँ, ये भी है। मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है। ये जो आपने बोला कि 11 रूल्स बताए, अगले सेशन में पूछना, भी ये बंद होने वाला है। अभी 3 मिनट है। हाँ, रतन जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी ज्वाइन करना है ये कोर्स, जैसा इन्होंने बताया कि ये बेसिक से एडवांस का कंप्लीट वैदिक ज्योतिष का जो कोर्स है वो चोपड़ा जी का हम लेकर के आ रहे हैं VIP के माध्यम से। तो इसमें अगर आप ग्रुप में सीखेंगे तो जैसा इन्होंने बताया कि हम 10 लोगों के आसपास सीट रखेंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं लेंगे। और अगर 1 to 1 कोई सीखना चाह रहा है कि मेरे को तो अकेले को ही पढ़ाओ, तो उस पोजीशन में फीस 25,000 रुपए रहेगी, और उसको अकेले को ही पढ़ा देंगे। तो जैसे भी आप लोगों की इच्छा हो, आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरे से या चोपड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सीट बुक कर ले और पहले एडवांस में, तो चाहिए। हाँ, मतलब बंदे 10 ही रखने हैं, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। इन्होंने कहा कि ज्यादा फीस नहीं रखेंगे, ठीक है, तो फीस ज्यादा रखो, लेकिन कम से कम 10 लोग रहेंगे तो 10 लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा, तो वो भी ठीक है, इनका अपना कहना। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो बात कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और वो चीजें बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले सीख लीजिए, फिर अपन करेंगे प्रैक्टिस। अभी 2 दिन हमारे पास है, लास्ट डे तो पूरी प्रैक्टिस ही होना, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, आप लोगों से ही पूछूंगा।
कुछ मैं ग्रहों के बल बता देता हूं। दो ग्रह जब मिलते हैं, किसके बल में वृद्धि होती है, किसके बल में कमी होती है, ये चीजें आप देख लीजिए। हाँ सुरेंद्र जी, सूर्य और शनि, हाँ अभी मैं देख रहा हूँ। शनि के बल में वृद्धि होगी, सूर्य के बल में वृद्धि नहीं होगी, सूर्य कमजोर हो 2 जाए। बजे तक बताऊँ कैसे चलेगा? कभी भी किसी भी भाव में 2 बजे तक सूर्य और शनि की युति हो जाए तो शनि के बल में वृद्धि होती है और सूर्य कमजोर हो जाता है। शनि और मंगल, उससे क्या होता है, मंगल के बल में वृद्धि होती है, शनि कमजोर हो जाता है। सूर्य और शनि के साथ में शनि बलवान हुआ था, यहाँ शनि के साथ मंगल बैठ जाए तो मंगल बलवान होता, शनि बलवान नहीं होता। ये बल, अपन बल देखते हैं ना, ये शब्द जो है बल, ये ऐसे देखते हैं। ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको प्रोडक्शन में बड़ी आसानी आ जाएगी, जो मैं और आगे बता दूं। वो रूल थे। अब रूल के साथ में ये बल बढ़ाना, युतियों से क्या रिजल्ट निकलना, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो और शनि केतु से केतु का बल 4 गुना बढ़ जाता है। शनि और केतु साथ में बैठे हो तो केतु का बल 4 गुना बढ़ता है। मंगल और गुरु, गुरु का बल बढ़ता है। गुरु और चंद्र, चंद्र का बल बढ़ता है। चंद्र और शुक्र, शुक्र का बल बढ़ता है। शुक्र बलवान हो जाता है, चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठा हो। और बुध और चंद्र हो तो चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाती है। गुरु के साथ चंद्रमा बैठे या बुध के साथ चंद्रमा बैठे, चंद्रमा बलवान हो जाए, चंद्रमा अच्छे फल देने लगेगा। हम उसमें चंद्रमा के उसमें बल में वृद्धि मानेंगे, मतलब चंद्रमा बलवान है। गुरु के साथ में बैठा है तो गुरु इतना बलवान नहीं है जितना कि चंद्रमा बलवान है। नोट करना चाहे तो कर लीजिए, वैसे ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। कल तो मैंने डाल दी थी, आज उसके 2 दिन की पीपीटी। अब ग्रहों की युतियां जब होती है तो उसके प्रभाव क्या आते हैं, ये मैं जो चीजें बताने वाला हूं ना, ये फिक्स्ड है। फिक्स मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा, आप अगर नहीं देख पा रहे कि कौन सा भावेश कहाँ बैठा है, वो बलवान है कि नहीं है, कौन सी दृष्टि आ रही है, दृष्टि खराब हो रही है नहीं हो रही, कुछ मत देखिए। ये युति आपको दिख जाए तो जो मैं बताने वाला हूं उसको बोल दीजिए कि तुम ऐसे हो। शनि और चंद्र एक साथ बैठे हो किसी भी भाव में, विष योग, विष योग बनेगा और उसकी बर्बादी का कारण उसकी माता होगी। हाथ बंद करके बोलिए, शनि चंद्र बैठे हैं, विष योग। कुछ नहीं देखना, वो 11 रूल यहां लगाओ ही नहीं। ये युतियां मैं ऐसी बता रहा हूं जिसमें कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप कॉम्बिनेशन देखिए और जवाब दे दीजिए। सूर्य राहु बैठा हो एक साथ, या राहु की जी किसी भी भाव में, किसी भी भाव में, 12 के 12 किसी भी भाव में, शनि और चंद्र एक साथ बैठे हो किसी भी भाव में 12 के 12 में, तो विष योग ही कहलाएगा। सूर्य राहु किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हो या सूर्य पर राहु की दृष्टि हो तो सूर्य ग्रहण यानी कि पितृदोष कहलाएगा। सारी समस्याओं का कारण उनको ये चीज है। आंख बंद करके बोल दीजिए सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण की पूरी डिटेल बता दीजिए उसको कि आपके घर में बच्चों की शादियां जल्दी नहीं हो पा रही, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, और आपके जितनी भी चीजें हैं 99 पे जाके वापस आ जाते हो। बच्चे आपके प्लान बनाते हैं, प्लान सक्सेस नहीं होते हैं, और आपको हर चीज में हर्डल पैदा होती है, पैसा टिकता नहीं है, तरक्की कर नहीं पा रहे हैं, घर में कलेश होता है। इतनी कहानी सुना सकते हैं सिर्फ ये देखकर। हाँ जी सर, ये चीजें दृष्टि पड़ने पर भी उतनी ही लागू होती है जैसे शनि की दृष्टि चंद्र पर हो? क्या सूर्य राहु साथ में बैठे हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं। दृष्टियों से अलग अलग दृष्टियों के अलग अलग होते हैं। जो सप्तम दृष्टि होती है वो पूर्ण दृष्टि कहलाती है, पंचम और नवम जो दृष्टि होती है वो थोड़ी कम कहलाती है। जी धन्यवाद। तो सूर्य ग्रहण हो गया तो जो मैंने अभी बातें बताई उसको आंख बंद करके बता दो, मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है। और ये भी कह दो अगर पिता की कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो बच्चों की कुंडली में भी सूर्य ग्रहण होगा, उठा के देख लो कुंडलियां उनकी।
भाई ये देखना कि पिता से आया है माता से आया, उन दोनों में हो सकता है अलग अलग हो, माता से भी आ सकता है, पिता से भी आ सकता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर इसका उपाय ना किया जाए, पितृदोष का निवारण ना किया जाए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये आप बच्चों में भी आता रहता है। तो बच्चों में से किसी न किसी में मिलेगा, या हो सकता है सब में मिले, ये अक्सर देखा गया है। बुध केतु छठे भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक नपुंसक होगा और जेल जरूर जाएगा, और सातवें भाव में हो तो बदनामी के योग बनेंगे, बदनाम होगा। बुध और शुक्र ये दोनों एक साथ बैठे हो तो कला प्रेमी, पांड्या जी ने एक्सपीरियंस भी कर लिया है। बुध और शुक्र एक साथ बैठे हो, ऐसा जातक कला प्रेमी होगा, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में निपुण होगा और अच्छी तरह करता होगा। 100% है सर। गुरु शुक्र इकट्ठे बैठे हो किसी भी भाव में, व्यक्ति नटवर लाल होगा, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, रंगीन कपड़े पहनता होगा, परफ्यूम लगाता होगा। ये शोर वाली चीजें हैं, आप इसको देखिए और बोल दीजिए आंख बंद करके, आपकी आधी कुंडली का प्रोडक्शन हो जाएगा यहीं कहीं। वो चीजें तो बाद की बातें हैं। सर इसमें कोई तीसरा ग्रह भी जाए सर, इसमें अगर कोई ये दो बैठे हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, तभी बात कर रहा हूँ जब ये दो का कॉम्बिनेशन हो, तीसरे में चीजें बदल जाएंगी, चौथे 4 ग्रह बैठे हो चीजें बदल जाएंगी। मैं जो बता रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन हो तब आप ऐसा कह सकते हैं। ओके। 3 ग्रह हो तो उसका प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा, 4 ग्रह होंगे उसका अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ यही कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। बुध शुक्र कला प्रेमी, गुरु नटवर लाल, गुरु चंद्र 7वें भाव में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगर किसी महिला के 7वें भाव में गुरु और चंद्र बैठे हैं, आप उसे देख लेना, बहुत अधिक सुंदर होगी वो। गुरु राहु ये दोनों बैठ जाएं, चंडाल योग बनता है। सांस की बीमारी होगी उस व्यक्ति को, फेफड़े से संबंधित बीमारियां होंगी उस व्यक्ति को, और मोटापा बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी। ये निश्चित है, कहीं भी बैठा हो, किसी भाव में भी हो। शुक्र केतु अगर किसी भी भाव में हो तो लड़की के विवाह में देरी होगी, उसका जल्दी विवाह नहीं होगा, लेट होगा। लेट मतलब उसकी जो उम्र होती है उससे अधिक। 40-40 साल तक देखा है मैंने शुक्र केतु के कॉम्पोजिशन से, 40-42 साल में जाके शादियां हुई हैं। मंगल शनि केतु 7वें भाव में हो या दृष्टिगत हो, मतलब मंगल 7वें में बैठा है, शनि केतु की दृष्टि है, 7वें में बैठा है और मंगल शनि की दृष्टि है 7वें भाव में, तो उसका तलाक होना ही होना है। कल ही इन्होंने कुंडली दिखाई थी अनीता जी ने। अनीता जी आप बैठे हैं? तो कल हमने कुंडली देखी थी। हाँ जी हाँ, ये चीज थी, हाँ जी बिल्कुल, ये चीज थी और वो तलाक हो गया। हाँ जी जी धन्यवाद। सूर्य शुक्र चौथे भाव में, क्या चीज? मंगल शनि केतु पर रिपीट करें। मंगल शनि केतु 7वें भाव में बैठे हो तो तलाक योग होता है, चाहे मंगल 7वें भाव में हो और शनि केतु की दृष्टि हो, चाहे शनि बैठा हो और मंगल केतु की दृष्टि हो, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन 7वें भाव से रिलेशन हो रहा है, दृष्टिगत और या फिर बैठे हुए हैं ग्रह, तो तलाक योग बनता, तलाक होगा उसका। सूर्य शुक्र चौथे भाव में बैठे हो तो 2 विवाह योग। हाँ ये जरूर है कि 2 विवाह योग में एक अफेयर हो सकता है, दूसरी शादी हो सकती है, एक रिलेशन रह सकता है, फिर दूसरी मैरिज हो सकती है। और 12वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बना हो सूर्य शुक्र का, तो महिलाओं द्वारा उस जातक की बदनामी होगी। महिला है तो पुरुषों द्वारा, पुरुष है तो महिला द्वारा। उपाय भी बताइए इसका क्या? उपाय सारे बताऊंगा मैं।
711 उपाय देने वाला हूँ। हर इसके उपाय है मेरे पास। अभी तो बता रहा हूँ कि पहले प्रोटेक्शन कैसे करना, पहले वो चीज आ जाएगी। प्रोटेक्शन सीख जाएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है उस पर आएंगे। हर चीज का एक सिस्टम होता है, सब होता है। मंगल शुक्र, इससे भी 2 विवाह योग बनते हैं। 7वें भाव में है तो 2 विवाह योग बनेंगे। मंगल शनि और बुध, ये तीनों का संबंध हो जाए तो ऐसे जातक को नजर बहुत लगती है। जिसे कहते हैं ना ऊपरी हवा आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मंगल शनि बुध के कारण जिसकी कुंडली में ये है उसको नजर बहुत ज्यादा लगा करेगी। प्रीति जी, आपने हैंड रेज कर दिया, बोलते बोलते बताइए आप भी। सर, जैसे आपने मंगल शुक्र का बताया 2 विवाह योग 7th भाव में, लेकिन अभी बीचे बीच जैसे शुक्र केतु का था ये, तो जैसे ये मंगल शुक्र सिर्फ अगर 7वें भाव में नहीं है, 6ठे में है, 8वें में है या किसी भी भाव में है, तब ये क्या करेगा? मतलब एक अफेयर कराएगा, दूसरी शादी कराएगा। 7वें भाव में होंगे करा देंगे। ओके, रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो शुक्र खराब हो जाता है पापी ग्रह के साथ में। जब भी शुक्र बैठा हो तो ये स्थितियां बनती है, आप तो अच्छी तरह जानते ही हो। ठीक। शुक्र गुरु 12वें भाव में हो तो महिलाओं द्वारा बदनामी। समझ में आ गया ये चीजें? आगे बढ़े। मैं इसकी पीडीएफ दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था। क्या चीज? क्लास रीजॉइन थी, मुझे पता नहीं था, मैंने तो अभी देखा नहीं। अरे बोला तो था हमने कि रीजॉइन करना। नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने बोला क्लास में कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ ये वाले। नहीं, खत्म नहीं कर रहे, रीजॉइन करना है ये बोला था। मुझे चलो कोई बात नहीं, सर मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछिए ना, मतलब बिल्कुल पूछिए, आप भी पूछिए। आपने कहा नहीं, शुक्र और केतु लड़की की कुंडली में विवाह देवी से कराएगा, लड़के की में नहीं कराएगा? कराएगा ना। नहीं, वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये लड़के की कुंडली में लागू नहीं होगा? महिला के लिए, महिला के लिए विवाह लेट कराए। ये हो गया ना। हाँ। 5वें घर में राहु, जैसे कल अपन देख रहे थे, कई लोग देख रहे थे, 5वें घर में अक्सर होता है। पेट खराब रहेगा, पेट से संबंधित बीमारी। सर आपको भी? हाँ है ना पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं रहता है, एसिडिटी रहती है, एसिड देता है, एसिडिटी देता है। पेट खराब होता है, एसिड बनाता है। राहु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिड बनाएगा और इसी से सारी ज्यादा खराबी आती है। राहु पंचम भाव में है तो आपके पेट के अंदर एसिड बनाएगा। आपने अगर कंट्रोल नहीं किया, ये एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा और कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होने के बाद में आपको अटैक देगा। बेसिक रीजन यही है, एसिड बनाने का। और मंगल और राहु हो जाए तो और ज्यादा एसिड बनता है, मंगल भी एसिड बनाता है। दूसरे घर का राहु, अगर राहु 2nd हाउस में बैठा है तो जन्म स्थान से दूर जाएगा तब तरक्की होगी, नहीं तो उसकी प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। अगर आपके पास जातक आता है और राहु उसका दूसरे स्थान पे बैठा है, उसको क्लियर बोल दीजिए कि आप दूर जाके कहीं नौकरी कर ले, घर छोड़ दे, तो प्रोग्रेस हो जाएगी, नहीं तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन सर राहु के साथ अगर शनि है तो दूसरे घर में, इसमें राहु के साथ शनि है तब भी उसको जाने दीजिए, राहु तो बैठा ही है ना जी। राहु और शनि एक ही चीज है। राहु शनि के दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, ये राहु और केतु। राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, शनि बैठा तो दोनों एक ही साथ है। हाँ, दो तब भी बता दीजिए आप उसको बाहर जाके। हाँ, साथ में हो तो भी आप बता दीजिए कि आप बाहर जाके अपना काम करें, नहीं तो यहाँ तरक्की नहीं होगी। सूर्य शनि से सर ऐसे जातक की क्या पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आती है? प्राइमरी, बिल्कुल सब चीजों में दिक्कत आएगी ना। प्राइमरी एजुकेशन में भी दिक्कत आती है? बिल्कुल आती है। प्राइमरी मतलब बच्चा है क्या? 18 साल तक छोड़ दीजिए। 18 साल तक तो माता का इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके अपने ग्रहों का इफेक्ट नहीं होता।
एडल्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, बच्चों के लिए नहीं बोल रहा। ठीक। चीजें ये सारी चीजें एडल्ट के लिए, 18 साल से ऊपर के लिए, ठीक बालिग लोगों के लिए, ठीक बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों पे माता पिता के इफेक्ट होते हैं, माता पिता के ग्रह बच्चों पे काम करते हैं 18 साल तक। पंचम भाव का केतु, अगर केतु बैठ गया राहु की जगह पे और राहु उधर बैठ गया आपके 11वें भाव में, गायनिक प्रॉब्लम देता महिलाओं में, पुरुषों में नहीं देता। वंदना जी, सूर्य बुध अष्टम भाव में हो तो जातक बुलंदी पर जाएगा और जब गिरेगा तब संभल नहीं पाएगा। सूर्य बुध जिसके अष्टम भाव में बैठे होते हैं, ऐसा जातक बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा और जब गिरेगा तो कभी संभल नहीं पाएगा। मंगल शनि तीसरे भाव में, जातक को संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा। तीसरे भाव में अगर मंगल और शनि बैठे हो तो जातक को संपत्ति का सुख नहीं मिलता। 11वें भाव में केतु हो, पंचम भाव में राहु है तो 11वें भाव में केतु होगा, मित्रों से धोखा। अब ये चीजें देखो, राहु पंचम भाव की कितनी जुड़ गई हैं आपके पास। प्रेम विवाह नहीं कहूंगा, प्रेम, पेट खराब, मित्रों से धोखा। नेचुरली केतु 11वें भाव में बैठा। ये फिक्स चीजें बता रहा हूं, ये चीजें अगर दिख जाएं, आंख बंद करके बोल दीजिए आप सही होगा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आप जैसे पर्टिकुलर हर जैसे भाव से रिलेट करके बता रहे हैं, तो अगर वो युति उस भाव में नहीं है तो वो फल नहीं आएगा। जो मैं भाव से रिलेट कर रहा हूँ वो सिर्फ भाव में ही आएगी। अच्छा। और जो मैं भाव से रिलेट नहीं कर रहा वो किसी भी भाव में हो तो आएगी, क्योंकि जो भाव से रिलेटेड है वो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे शनि मंगल राहु की युति सप्तम भाव में बोल रहा हूँ, और कहीं हो रही हो तो कोई मतलब नहीं है। सप्तम भाव में है तभी तलाक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसमें एक खासियत भी है, अगर गुरु की दृष्टि आ गई तो तलाक रुक जाएगा, पेपर पे तलाक नहीं होगा। अगर गुरु ने देख लिया तो गुरु की भी दृष्टि आ जाए, सिर्फ 3 क्लियर दृष्टियां और किसी की नहीं हो तब होगा। और अगर चौथी गुरु में से 2 हो, नहीं सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, 3 में तलाक पक्का, 2 है तो अनबन, कागजों पे तलाक नहीं होगा, गुरु ने देख लिया तो भी नहीं होगा। अष्टम भाव का चंद्रमा अगर है तो जातक को दूध पानी चांदी चावल मतलब चंद्रमा की चीजें दान नहीं करना चाहिए। दान करेगा तो उसको नुकसान होगा। सर छठे भाव में भी यही, सॉरी सर, छठे भाव में भी यही 6-8-12 त्रिक भाव में पूरा। 12वां चंद्रमा, अगर 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो उसको टीचिंग का काम नहीं करना चाहिए, मुफ्त में विद्या नहीं देनी चाहिए। सिर्फ पैसे लेके दे सकते हैं। हाँ, पैसे लेके कर सकते। तो 12वें भाव में मेरा भी बैठा हुआ है, मुफ्त में दोगे तो आपको नुकसान होगा। मेरे पास तो पढ़ाओ तो पूरे पैसे दो, पढ़ाओ तो पूरे पैसे दो। ज्यादातर फोकट ही आते हैं, एक बैच में 2-4 तो फोकट में पड़ के जाते हैं। तभी तो तरक्की नहीं हो गई। उसे वो पहले पैसे रख दे। ठीक है, आज से आपने बता दिया, अब आगे से ध्यान रखें। ठीक है सर, तभी तरक्की कर पाएंगे आप, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। बुध गुरु, बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं तो ऐसा जातक दिखावे का रईस होता है, दिखावा करता है। दोनों दुश्मन है, बुध और गुरु। तो ऐसा जातक जो है दिखावे का रईस होगा, दिखावा करेगा लेकिन रईस नहीं होगा। शनि और शुक्र ये एक साथ बैठे हो तो जातक को अपनी पढ़ाई अपने काम नहीं आती, पढ़ाई कुछ करी और काम कुछ कर रहा है। 12वें भाव में सूर्य और बुध ये दोनों बैठ जाए तो पति पत्नी रात को बेड पर लड़ेंगे, दिन में नहीं लड़ेंगे, रात्रि में। थोड़ा सा
किसकी आवाज आ रही है? देखिए रतन जी, 12वें भाव में सूर्य बुध की युति हो, सिर्फ सूर्य बुध बोल रहा हूं, तो पति पत्नी रात्रि में बेड पर लड़ेंगे। और 12वें भाव में अकेला सूर्य हो तो मालूम है क्या होता है? आदमी लोगों की मदद बहुत करता है। ऐसा व्यक्ति कोई बुलाएगा, चलो इस काम के लिए, चलो चल देगा, और फिर नुकसान उठाएगा। ऐसा जातक फटे में टांग अड़ाता, ये एक उदाहरण है, ऐसा लिखा गया है। पांडे जी कह रहे मेरा 12वें में सूर्य बैठा हुआ है, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा ही हो। बहुत सारी चीजें मिलती है सर जी। थैंक यू है? बहुत सारी वस्तु मिल रही है। हाँ, तो ऐसा ये फिक्स रूल है। किसी का भी बैठा है, अपनी कुंडलियों में जाके देख ले, वो चीजें आपको मिलेगी। पांडे जी तो यह बता रहे हैं, बाकी लोग चुप बैठे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। आप अपनी कुंडलियों में देख लेना, ये जो रूल बताए हैं आप ऐसे ही होगे। 2 उदाहरण तो पांडे जी ने बता दिए। तो ये चीजें होती हैं और ये फिक्स हैं, ये एक्सपीरियंस की हुई चीजें हैं, ये फार्मूले हैं, सूत्र हैं। ये जो मेरा ये 5 दिन क्लास लेने का मेन मकसद था, इन सूत्रों के आधार पर ही था कि मैं आपको सूत्र देने वाला हूं। ये सूत्र ले लीजिए आप, जो मैंने उसमें लिखा भी था कि 50 सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, 11 नियम 50 सूत्र, और 711 प्रोटेक्शन दूंगा, वो उपाय 711 उपाय देने वाला हूं। ये इनके उपाय कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है? इन सूत्र पर डिग्री नहीं चलेगी? कुछ नहीं चलेगा, ओके। कुछ भी नहीं चलेगा। मैंने बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन है, आने हैं। सर इसके लिए बोल रहा हूँ, प्रोडिक्शन साथ साथ में दिए, थोड़ा आता है। क्या चीज? प्रोडिक्शन साथ में देते जाए तो अच्छा रहेगा। आप योग तो मिल रहे हैं, लगभग बहुत सारे मिल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया सर ये तीनों दिन की पीपीटी आप भेजेंगे? हाँ जी, सबकी भेजूंगा मैं। कल 2 दिनों के बाद भेज दी है पूरी की पूरी, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही है उसके अंदर जो नहीं बताया, वो भी मैंने। किस ग्रुप में भेजिए? अपने ग्रुप में, इसी ग्रुप में। हमें तो नहीं समझ आ रहा, वो तो आपने वीडियो भेजी है। प्रेडिक्शन पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ भी नहीं मिला, वीडियो भी नहीं मिला। पीडीएफ नहीं भेजा आपने, खाली ग्रुप डाला, अपने वीडियो डाला है। पीडीएफ नहीं डली है, नहीं डली है, कल डल जाएगी। नहीं सर, पीडीएफ मिली है, मिली है। पीडीएफ आ गई है, पीडीएफ आ चुकी है। आ गई है। कौन से ग्रुप में? कौन से ग्रुप में? पीडीएफ आ गई जी, का जो ग्रुप है उसमें पीडीएफ आ चुकी है जी। बताइए अब। ये जो हमारा ग्रुप है पेड वाला, इसमें आ चुकी। जी हाँ, जी हाँ। सर प्रेडिक्शन पेड ग्रुप में डाली है आपने? हाँ जी, हाँ जी, मीनाक्षी जी को मिल भी गई है। आप लोग तो सर एक बार और डाल दीजिए, संभव हमें तो नहीं दिख रहा है। सर मैंने कर दी है शेयर, मैंने शेयर कर दी है डाली है सर ने। मैंने अभी शेयर कर दी है दोबारा। आज सुबह 9:12 पर डाली है सर ने। और YouTube पे भी डाला है। नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ। रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ की बात कर रहे हैं। सर तो एक बार और डाल दी। पीडीएफ दोबारा डाल दी। अरे डाल दी, जयंती जी ने डाल दी, दोबारा डाल दी। मैंने डाल दिया सर, मैंने कर दी दोबारा से। आ गया, अब आ गया। अच्छा दोबारा भी, हाँ दोबारा भी आ गई। हाँ अभी एक आई है, हमें जयंत जी किसी ने डाली है। हाँ, यही पीडीएफ इसी में से लेके डाली है। कंप्लीट है मैडम, कंप्लीट है, दोनों दिन की। ये दोनों दिन की है। हाँ जी, नहीं आया मेरे, जो आज आप पढ़ा रहे हैं वो भी इसमें है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा। वो नहीं है, वो कल आज वाली मिलेगी। नहीं है। अच्छा वो कल मिलेगी। ठीक है। पेपर लीक नहीं करता मैं, कल बता दिया था मैंने। पेपर लीक नहीं किया तो पढ़ाने का मजा आता। ये चीजें मैं कल दे देता, आज आपको मजा ही नहीं आता। मिला राइट, मैं ये पहले डाल देता तो आज पढ़ने में मजा नहीं आता आपको। तो बहुत अच्छी पीडीएफ बनी है, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। हाँ, जो पढ़ाया था वो सारी चीजें दी है। धन्यवाद मीनाक्षी जी। सर एक्स्ट्रा भी है, काफी कुछ है। हाँ, एक्स्ट्रा चीजें भी डाली है जो मैंने नहीं बताई, मैंने कहा आपको पता होंगी, तो वो भी मैंने डाल दी उसमें, और आज की भी डाल दूंगा।
ठीक है सर, अब समय हो गया, 10 मिनट बाद स्टार्ट आज किया की था तो बहुत अपन ने, 10 मिनट। इम्पोर्टेंट है।